हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार ऑफ मैथमेटिक्स। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ये हमारा CSIR नेट का सिलेबस है, ठीक है। इसमें हमारे पास यूनिट 1 में एक तो रियल एनालिसिस है एंड लीनियर अलजेब्रा। जो सेकंड यूनिट है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा। जो हमारी थर्ड यूनिट है वो अप्लाइड पोर्शन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक। जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होती है। ये हम मैथ वाले थोड़ा कम ही करके जाते हैं, इसमें से मेन टॉपिक, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो हमारा यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक होगा लीनियर अलजेब्रा। इसमें हमारे पास वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये हमारे पास जो ये वाला चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म्स, डायगोनल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स एंड जॉर्डन फॉर्म्स। जॉर्डन ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जो आज हमारा जैसे कि 2020 का एग्ज़ाम हुआ, 2019 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें इस पर इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म और रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये हमारा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ से आइगन वैल्यूज से। तो आज हम अपना लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चरर कैडरे का सिलेबस है। इसमें हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, इसका भी सिलेबस हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। इसमें जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है वो ये है वेक्टर स्पेसेस, मैग्निफिकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, कुछ इस टाइप का, एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें ये जो हमारे लीनियर अलजेब्रा में गिवन है CSIR नेट में, वो इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में गिवन है। कंसेप्ट, नोटेशन, मैट्रिसेस, टाइप्स, डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट आ जाता है एंड फिर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा जो CSIR नेट में लीनियर अलजेब्रा में सिलेबस है वो यहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में गिवन है। सारा सिलेबस सेम है। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर अलजेब्रा। जो हमारा ये सिलेबस है, ये जो मेरे नोट्स हैं, इसमें कुछ इस टाइप से गिवन है। चैप्टर 1 मैट्रिसेस का है, सेकंड चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वेक्टर स्पेस एंड जो फिफ्थ चैप्टर है बेसिस एंड डायमेंशन एंड सिक्स चैप्टर मोर टॉपिक्स ऑन वेक्टर स्पेस, सेवन चैप्टर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही कंटिन्यूड है। जो 9th चैप्टर है वो हमारा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। एंड देन हमारे जो क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर से वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। जो 9th, 10th एंड 11th चैप्टर, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। और इनको समझने से पहले हमें चैप्टर 1 अच्छे से करना होगा, चैप्टर 2, 3, 4 वो सभी के सभी चैप्टर्स इनमें यूज होते हैं। तो इसलिए हमें ये चैप्टर अच्छे से करने के लिए जो शुरू के 8 चैप्टर्स हैं वो अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है मैट्रिसेस। सबसे पहले हम मैट्रिसेस क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। A set of mn numbers, real or imaginary, arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called an m cross n matrix। कि कोई भी सेट ले लो mn नंबर्स का जिसके अंदर mn एलिमेंट्स हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, वो हमारे अरेंज्ड होने चाहिए किसी रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट्स हैं mn एलिमेंट्स, वो किसी ना किसी फील्ड से बिलोंग करते होने चाहिए। जैसे जो AI, A11, A12, A13 ये हमारे फील्ड से आएंगे और ये एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस के, अरेंज्ड इन द रेक्टेंगुलर एरे। जो रेक्टेंगुलर एरे है उसके अंदर m रोज होंगे, जो यहाँ पर m क्रॉस n, जो पहले लिखते हैं वो हमारा रोज होता है और जो लास्ट में ये लिखते हैं m क्रॉस n, n हमारे यहाँ पर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स।
इसके बाद नोटेशन कि कैसे हम इसको लिखते हैं। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूजली रिटन एज ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A1J एंड A1N, A221। ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट रो, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा हो गया सेकेंड रो। सिमिलरली ऐसे करते करते ये हमारा हो गया mth रो। इस मैट्रिक्स में m रोज हैं एंड n कॉलम्स है। उसके बाद हर बार मैट्रिक्स को इतनी बड़ी फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमने कंपैक्ट फॉर्म बनाई हुई है। जो हमारी कंपैक्ट फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से है। इन कंपैक्ट फॉर्म द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। हेयर m रनिंग 1 to, जो हमारा i है यहाँ पर वो i, जो ith मतलब जो i रन कर रहा है वो 1 से लेके m तक, ये डिनोट करता है हमारे रोज को। एंड जो j है हमारा वो रन करता है 1 से लेके n तक, ये डिनोट करता है हमारे कॉलम्स को। The elements A11, A12 etc are known as the elements of the matrix A, कि जो हमारे ये elements हैं A11, A12, A1, ये हमारे उस मैट्रिक्स के elements हैं। The elements Aij belongs to the, जो हमारा Aij जैसे A12 है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट रो से आ रहा है और सेकंड कॉलम से आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम Aij लिख रहे हैं तो ith रो से आ रहा है एंड jth कॉलम से। The elements Aij belongs to ith row and jth column and is called the I, jth elements of the matrix A is equal to Aij. Thus, in the elements Aij, the first subscript I always denotes the number of rows and the second subscript J number of columns in which the elements occurs. कि जैसे ही हम Aij लिख रहे हैं तो हमारा जो I होता है वो रोज को डिनोट करता है और जो हमारा जे होता है वो हमारा कॉलम्स को डिनोट करता है, ठीक है। ये होगी हमारी नोटेशंस की कैसे हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। जो कंपैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है वो इस टाइप से है। A इज इक्वल टू स्क्रिप्ट Aij एंड m क्रॉस n। m डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड बाय अ मैट्रिक्स वी शैल मीन अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कि जब तक हमें गिवन ना हो कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स है या फिर इंटीजर्स की मैट्रिसेस हैं, हम तब तक ये मान के चलेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है हम कॉम्प्लेक्स, एक्सटेंडेड में बात करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि हमारी जो मैट्रिसेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें रो सिर्फ एक होना चाहिए। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो A इज इक्वल टू 1 2 -1 -2। तो ये हमारी 1 क्रॉस 4 की, जो 1 होता है वो रोज को डिनोट करता है और जो 4 है यहाँ पर वो कॉलम को डिनोट करता है। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 2 3। ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। कॉलम कितने भी हो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलना है तो उस मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज कितने भी हो सकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। तो ये फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 -1। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी 3 क्रॉस 1 की है, इसमें 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। और नेक्स्ट हमारी 4 क्रॉस 1 की है, इसके अंदर 4 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, और जो हमारा कॉलम है वो सिर्फ एक ही है। तो ये होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए और रो मैट्रिक्स में रो एक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns say n is called square matrix of order n। कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ये मैट्रिक्स हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर से ही पता चल रहा है, स्क्वायर हमारी होती है जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके एग्जाम्पल गिवन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। कि जब भी हमारे पास n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो हम उसको लिखेंगे n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स।
द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन फॉर विच आई इज इक्वल टू जे। अब यहाँ के बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है कि किसको हम डायगोनल बोलेंगे और किन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे और किस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। तो द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, दैट इज A11, A22, ANN आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स, कि जो हमारे डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये A11 हो गया, A22 हो गया, A33, तो ये वाले एलिमेंट होते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, और इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जिस पर डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। एंड द लाइन अलोंग विच दे लाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल और द लीडिंग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो दी मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल 2 -2 -3, ठीक है, ये हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, और ये लाइन जो हमारी है ये होगी हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये यहाँ पर बताया गया कि गिवन मैट्रिक्स ये हमारी 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2 1 -1 3 -2 5 सेकेंड रो एंड थर्ड रो 1 5 -1, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 3 की, इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 -2 एंड -3, ठीक। और जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमारे पास ये हो गया, जिस पर हमारे 2 -2 एंड -3 लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। कि डायगोनल एलिमेंट 1 1, जैसे हमने 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे के सारी एंट्रीज 0 हो, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने से पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। A square matrix A is equal to Aij n cross n is called an identity or unit matrix if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j and Ai is equal to 1 for all I, कि जो हमारी डायगोनल पर एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो तो हमारी 1 होंगी, लेकिन जो बाकी सभी एंट्रीज हैं वो हमारी 0 होंगी, ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी एंड ईच ऑफ वूज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी नोटेशन होगी, कैसे हम नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी कि a matrix in which the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0 is called the identity element। और ये हमारा लिखने का तरीका हो गया कि Aij is equal to 0 for all I is not equal to j and Aii is equal to 1 for all I। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। I2 is equal to 1 0 0 1, I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 are the identity matrices of order 2 and 3 respectively। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नल मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स 0 हो। तो मैट्रिक्स whose all elements are 0 is called the null matrix or the zero matrix। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। जो पहली मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3 की है, क्योंकि सेकंड में 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। जो कॉलम है उसको हम ऐसे लिखते हैं C1 C2 C3 और R1 R2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, की जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनका पहले हमने नंबर सीखे, उनके बाद उनको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना सीखा। तो सेम हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब आगे हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, की जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनको इक्वल कब बोलेंगे। अब हम अगर सिंपल सी बात करें, जब उस एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल होना है तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के इक्वल होना है तो ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, जितने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। उसके अलावा इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए जब हम बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब यहाँ से डेफिनेशन से देखते हैं,
two matrices A is equal to Aij M cross N and B is equal to Bij R cross S are equal if M is equal to R। M का यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स है, और R क्या है, नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स भी। जब हमारा M R के इक्वल होगा इट मीन्स द नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं A में वो नंबर ऑफ कॉलम्स इन B में इक्वल होने चाहिए। तो n इज इक्वल टू s दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन B। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो A मैट्रिक्स है उसकी सभी की सभी एंट्रीज B मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी A11 हमारा B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 हमारा B12 के इक्वल होना चाहिए, A21 हमारा B21 के इक्वल होना चाहिए एंड A22 हमारा B22 के इक्वल होना चाहिए, अगर हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो Aij इज इक्वल टू Bij, I रनिंग 1 to M एंड J रनिंग 1 to N। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। A मैट्रिक्स हमने कंसीडर की 1 2 3 4 और जो B मैट्रिक्स है वो कंसीडर की 1 2 -3 एंड 1, और ये चेक करना है क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर यहाँ से देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अब एंट्रीज चेक करते हैं, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, लेकिन जो हमारा 3 है वो कभी भी -3 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल नहीं है। यानी हमें एंट्रीज भी चेक करनी पड़ती हैं, दोनों मैट्रिसेस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझाया गया है, इफ टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल वी राइट A इज इक्वल टू B, अदरवाइज वी राइट A इज नॉट इक्वल टू B द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू। अगर दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तब हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है तब हम लिखते हैं A इज नॉट इक्वल टू B। The matrices A is equal to 3 2 1 x y 5 and 1 -1 4 and B is equal to 3 2 1 -1 0 5 1 -1 z are equal। ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं। तो ये भी हमारी 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और B भी हमारी 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंट्रीज चेक करना शुरू करें, 3 3 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 1 1 के इक्वल। जो x है अगर वो -1 के इक्वल होगा तो ये A और B के इक्वल होगा, और y अगर 0 के इक्वल होगा तब हम बोलेंगे A मैट्रिक्स B के इक्वल है, और z हमारा अगर 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू B इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स 0 0 0, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी एंड 0 0 0। अब यहाँ से हम ये नहीं सोच सकते कि अगर जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, हम ये लिखते हैं 2 + 0 लिखो और चाहे 0 + 2 + 0 लिखो, ये तो इक्वल ही आते हैं। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता। दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है तो सबसे पहले उनके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, उसके बाद उनके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए और उसके बाद उनकी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की होगी और ये 2 क्रॉस 3 की। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो ये मैट्रिसेस हमारी इक्वल नहीं है बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस की एडिशन कब पॉसिबल होगी वो चेक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ से बात करें 2 + 0 + 3, इसको हम 5 लिख देते थे, और चाहे हम ऐसे लिखें 0 + 2, ये हमारा 5 के इक्वल है। तो यहाँ कोई मायने नहीं रखता था कि यहाँ पर 3 टर्म्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ 2 टर्म्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन मैट्रिसेस के केस में मायने रखेगा, हम सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ही ऐड कर पाएंगे। ये नहीं कि 1 2 0 3 ये हो गया, इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे 1 2 0 0 3 1। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते। बेशक ये हमारा 0 0 है लेकिन इसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then their sum A plus B is a matrix of order m cross n and is obtained by adding the corresponding elements of A and B. Thus, if A is equal to Aij m cross n and B is equal to Bij m cross n are two matrices of same order, then their sum A plus B is defined to be matrix of order m cross n। कि जो हमारी मैट्रिसेस हैं अगर वो कन्फॉर्मेबल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे एडिशन उनकी पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ
एलिमेंट नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी दोनों सेम है, तब हम बोलेंगे कि जो हमारी ए प्लस बी आई जे होगी वो इक्वल होगी ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर आई रनिंग 1 to m एंड जे रनिंग 1 to n। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, कि जब वो सेम ऑर्डर की होंगी तभी उनकी एडिशन पॉसिबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक एडिशन की। सबसे पहले कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, जो मैट्रिक्स के केस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें तो हमारी कॉम्यूटेटिविटी मैट्रिक्स के केस में होल्ड नहीं होती, ठीक है, ये आगे आएगा हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कॉम्यूटेटिविटी, इफ ए एंड बी आर टू m क्रॉस n मैट्रिक्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, सो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी, कि अगर ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, उन जो अगर हम ब्रैकेट्स एक ब्रैकेट में a प्लस बी करके देन c ऐड करें तब वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो जीरो मैट्रिक्स हमारी मैट्रिसेस के केस में आइडेंटिटी का काम करती है, तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू a, जीरो प्लस a। अब इनवर्स की बात करें, अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ऐसा इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि मेरे 0 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो जो सारी एंट्रीज हैं उसका नेगेटिव कर दूंगी, तो -1 -2 -3 0, तो ये मेरा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो गया। तो मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स निकालना बहुत ही इजी काम है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव ले लेते हैं। फॉर एवरी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन डेनोटेड बाय -a सच दैट a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -a प्लस ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैंसलेशन लॉ, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो a से a कैंसिल हो सकता है, ये होता है हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, तो b हमारी c के इक्वल आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं राइट कैंसलेशन लॉ, b प्लस ए बी हमारा अगर c प्लस a के इक्वल है तो a से a हमारा मैट्रिक्स के केस में भी कैंसिल हो सकता है, ये होता है हमारा राइट कैंसलेशन लॉ, तो b इज इक्वल टू c। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है तो जो स्केलर होता है ना वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली और यहाँ 1 2 3 4 ले लिया, तो ये वाला 4 मेरा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 देगा, यहाँ 8 देगा, यहाँ 12 देगा एंड यहाँ 16 देगा, तो ये होती है मेरी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स के बी एनी नंबर कॉल्ड स्केलर्स then the matrix obtained by multiplying every element of A, कि A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ उस K को मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तब बोलूँगी कि जो ये मैट्रिक्स है ये मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करती है। तो यहाँ K इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ K, देन K ऑफ A इज इक्वल टू, कि जो K है ना वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेट इफ A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन आर टू मैट्रिसेस एंड K एंड L आर स्केलर्स, देन ये होल्ड होता है कि K किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करो A प्लस बी के साथ, और चाहे इन स्केल K को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास सेम मैट्रिसेस आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है K प्लस एल ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। नेक्स्ट हमारे पास है के एल ए इज इक्वल टू के हमने बाहर ले लिया एंड एल ए इज इक्वल टू एल इंटू के ए। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से तो वो पूरी मैट्रिक्स से बाहर आ सकता है, माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस के ऑफ ए एंड के माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर की जगह हम 1 ले रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अगर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा।
आगे हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड इज डिफाइंड एज ए माइनस बी को हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस माइनस बी, यानी यहाँ पर जो माइनस है ना ये स्केलर का काम करता है, बी के हर एक एलिमेंट के साथ आगे नेगेटिव लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द number of columns in A is same as the number of rows in B। अब अगर A कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N की और B कोई मैट्रिक्स है K क्रॉस P की, ठीक है, तो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल होगी अगर N हमारा K के इक्वल होगा। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A एंड M यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। अगर हमारी जो मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं हम दो मैट्रिसेस की, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तब हम बोलेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। उसके बाद अब ये हमारी पॉसिबल तो होगी जो मैट्रिक्स थी, अगर ये हमारी m क्रॉस n की है और b हमारी k क्रॉस p की है। अगर n हमारा k के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम मान लेते हैं n हमारा k के इक्वल है। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो ये जो ए बी मिलता है ये हमें m क्रॉस p की मैट्रिक्स मिलती है जिसके अंदर m नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड p नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल का मतलब है कब उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, थस इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल टू एन क्रॉस पी, बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस पी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, इक्वल ले लिए पहले ही। देन द प्रोडक्ट ए बी इज ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस पी, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, तो एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स मिलेगी हमें ए बी। अब यहाँ पर जस्ट ये बताया गया कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है अगर हमें उसका आई जेथ एलिमेंट लिखना है। जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका आई जेथ रो लिखना है। आगे अगर हमें आईएथ कॉलम एंड जेथ रो लिखना है, अगर हमें आईएथ रो एंड जेथ कॉलम लिखना है हमें, तो वो इक्वल होगा समीशन आर रनिंग 1 to n ए आई आर बी आर जे। अगर इसको आर अगर हम समीशन को ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा ए आई वन बी वन जे प्लस ए आई टू बी टू जे प्लस ए आई एन एंड बी एन जे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई वन ए आई टू ए आई एन इंटू, ये हमारा एक रो वेक्टर हो गया, इसमें सिर्फ एक रो है हमारे पास और कॉलम कितने हैं n, ये हमारा एक कॉलम वेक्टर हो गया, इसमें हमारे पास जो हमारे रोज हैं वो n है और जो हमारा कॉलम है 1। तो ये हमारा 1 क्रॉस n का है, ये n क्रॉस 1 का, तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो 1 क्रॉस 1 का वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर आई जेथ एलिमेंट लिखना है अगर हमें ए बी मैट्रिक्स का, तो वो इक्वल होगा आईएथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम। जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी 1 2 3 1, ये हमारे पास एक और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है 1 2 3 1 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट रो लेते हैं एंड इसका फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ जाती है, इसका फर्स्ट रो एंड इसका सेकंड कॉलम, तो हमारे पास A12 की वैल्यू आ जाती है। इसका फर्स्ट रो लेते हैं, इसका फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास A21 की वैल्यू, इसका सेकंड रो एंड इसका सेकंड कॉलम लेते हैं तो A22 की वैल्यू आ जाती है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर हमें ए बी आई जे आईएथ रो एंड जेथ कॉलम निकालना है तो ए मैट्रिक्स का हम आईएथ रो लेंगे और बी मैट्रिक्स का हम जेथ कॉलम लेंगे, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है जस्ट। और आई हमारा 1 से m तक रन करेगा और जे हमारा 1 से p तक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रिमार्क, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी द फॉलोइंग 6 पॉसिबिलिटीज अबाउट द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए मे होल्ड। ये हो सकता है कि जो हमारी ए और बी मैट्रिसेस हैं ए बी और बी बी, यहाँ बोला है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट।
अगर मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स को ले लूँ 2 क्रॉस 3 की और बी मैट्रिक्स को ले लूँ 4 क्रॉस 5 की, तो हमारा जो ए बी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और जो हमारा बी ए है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए बी एग्जिस्ट होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स भी होने चाहिए, वो नहीं है। बी एग्जिस्ट कराना है तो नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इन मैट्रिक्स भी नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स से होना चाहिए, जो हमारा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन गई कि ए बी और बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 क्रॉस 3 की और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3 क्रॉस 4 की। तो यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स तो हमारी बन जाएगी 2 क्रॉस 4 की, वो तो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जैसे ही हम बी ए करना चाहेंगे तो बी ए के लिए हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स बी में वो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स से होने चाहिए, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं है, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है बी ए एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें बी ए एग्जिस्ट कराना है तो हम जो बी मैट्रिक्स है उसको ले लेते हैं 2 क्रॉस 3 की और ए मैट्रिक्स को ले लेते हैं 3 क्रॉस 4 की, ठीक है। तो बी ए हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 4 की आ जाएगी, लेकिन जो ए बी है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर ए बी को एग्जिस्ट कराना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स भी होने चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट बट देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम, कि दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं। अगर ए को ले लो 2 क्रॉस 3 और बी को ले लो 3 क्रॉस 2, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो मेरे पास 2 क्रॉस 2 की होगी और जो बी ए मैट्रिक्स आएगी वो मेरे पास 3 क्रॉस 3 की होगी। तो ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो इनके ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 3 की, ऑर्डर सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है बोथ ए बी एंड बी ए आर एग्जिस्ट बट देयर ऑर्डर्स आर सेम बट द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं कि जो हमारा ए बी और बी ए हैं वो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। कुछ इस हिसाब से हम मैट्रिसेस बना लेंगे, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्डर भी सेम होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और बी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, ए बी बी ए के इक्वल भी आएगा और एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें ए बी बी ए के इक्वल आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे करते हैं। जैसे हमें ए स्क्वायर फाइंड करना होता है मैट्रिक्स के केस में, तो हम ऐसे लिखते हैं ए इंटू ए, तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वी डिफाइंड ए1 इज इक्वल टू ए एंड ए की पावर n+1। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की n+1 पावर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको ऐसे लिख देते हैं ए की पावर n इंटू ए। तो पहले उसकी ए की पावर n निकाल लेते हैं और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर वेयर n बिलोंग्स टू n। सो अब डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर होगी हमारी कि अगर हमें a3 निकालना है तो हम लिख सकते हैं a2 इंटू ए, और अगर a2 निकालना है तो उसको लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट कैन बी ईजली सीन डैट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस सेम होता है नंबर्स के केस में, कि अगर am इंटू ए एन, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ से बन जाता है ए एम प्लस एन। तो मैट्रिसेस के केस में भी यही सेम चीज़ होल्ड होती है कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है हमारे पास, तो ए की पावर m प्लस n ऐसे हो जाता है। और अगर हमारे पास किसी भी नंबर के केस में ये होता है कि ए की पावर m की पावर n, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ए एम एन। तो यही मैट्रिक्स के केस में होता है ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स की पावर m n फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू n। उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन के बारे में पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन सीखा और अब उसकी प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, क्योंकि कई बार होता है ए बी मैट्रिक्स बी ए के इक्वल नहीं होती इन जनरल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है हमारे पास, लेकिन वो डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे ए बी भी डिफाइंड होना चाहिए, फिर सी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए, ऐसे ही बी सी भी डिफाइंड होना चाहिए और उसकी मल्टीप्लिकेशन ए के साथ भी पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ से आएगा ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रिजल्ट है कि अगर ए कोई भी हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और अगर i हमारे पास m क्रॉस m की मैट्रिक्स है तो a को m क्रॉस n के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें a मैट्रिक्स मिलेगी और मैट्रिक्स होगी वो m क्रॉस n की। ऐसे ही a करना है अगर तो a i n, क्योंकि a m क्रॉस n की है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए आइडेंटिटी को हम इंटरचेंज करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे काउंटर एग्जाम्पल सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए नल मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है चाहे एक भी जीरो उनमें से ना हो। ठीक है, तो अब ए मैट्रिक्स कंसीडर की 0 2 0 0, जो हमने यहाँ पर ये एलिमेंट लिया है। अब हम एक बी मैट्रिक्स ऐसी लेंगे कि ये जो एलिमेंट है ना ये किसी यहाँ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई ही ना हो पाए। तो a इज इक्वल टू 0 2 0 0 ए मैट्रिक्स ली, b इज इक्वल टू 1 0 0। तो जो मेरी ए बी मैट्रिक्स आएगी वो एक 0 0 मैट्रिक्स होगी, वाइल नाइदर ए नॉर बी इज अ नल मैट्रिक्स। ना ही तो मेरी ए नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी सभी की सभी एंट्री जीरो होती है लेकिन इसकी एक एंट्री नॉन जीरो है। बी मैट्रिक्स भी मेरी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही ए बी का प्रोडक्ट किया वो मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आई। यहाँ हमें ये देखना है कि जो हमने A12 लिया है वो 2 ले लिया और A11 1 ले लिए, तो जैसे इनको मल्टीप्लाई किए तो हमारी नल मैट्रिक्स आई, लेकिन इन दोनों में से एक भी नल मैट्रिक्स नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी हमें जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो यही लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद द नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इफ बी ए इज इक्वल टू 0 देन इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज दैट बी ए इज इक्वल टू 0, कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कई बार ए भी जीरो आ जाता है लेकिन बी ए हमारा नॉन जीरो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 0 0 0 देन ए बी। अगर मैं यहाँ से ए बी फाइंड करूँ तो इसका मतलब इसका फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरे पास एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन जैसे ही बी ए फाइंड करूँगी यानी बी मैट्रिक्स को पहले रखूँगी और ए मैट्रिक्स को बाद में, तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी 0 1 0 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। तो ए बी तो जीरो आ गया, बी ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो इट मीन्स ये हमारे पास पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या पता ए बी जीरो आ जाए और बी ए जीरो ना आए। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट ए एंड बी आर टू एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस लेके चल रहे हैं, ये रियल के लिए भी होल्ड होगा, सभी के लिए होल्ड होगा। ठीक है, इफ सम ऑफ द ईच रो ऑफ ए इज K1, कि अगर जो हमारी मैट्रिक्स है उसके हर एक रो का सम हमारे पास K1 आ रहा है। ठीक है, एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ बी इज K2, कि जो हमारी बी मैट्रिक्स का है उसके हर एक रो का सम हमारे पास K2 आ रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा ए बी मैट्रिक्स उसके हर एक रो का सम K1 इंटू K2 आएगा। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हर एक रो का सम K1 होना चाहिए और जो सेकंड मैट्रिक्स है अगर उसके हर एक रो का सम K2 हो रहा है तो जो प्रोडक्ट करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसके हर एक रो का सम हमारा K1 इंटू K2 होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी होगी कि कैसे हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि ए मैट्रिक्स के रो का सम K1 और बी मैट्रिक्स के रो का सम हमारा K2 आ रहा है। तो ए बी का जो होगा हमारे पास वो होगा K1 इंटू K2। ठीक है, तो वी प्रूफ द रिजल्ट फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस देन इट कैन बी जनरलाइज्ड इजली टू n क्रॉस n। तो हम यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के लिए प्रूफ करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कंसीडर की जनरल A11 A12 A21 एंड A22। अब ये बोला है कि हर एक रो का सम K1 है, तो A11 प्लस A12 इज इक्वल टू K1 एंड A21 प्लस A22 इज इक्वल टू K1। नेक्स्ट हमारे पास एक बी मैट्रिक्स ली जिसके हर एक रो का सम K2 है, तो यहाँ से है B11 B12 K इज इक्वल टू K2 एंड B21 B22 इज इक्वल टू K2। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा A11 B11 प्लस A12 B21 एंड A11। इनकी एंट्रीज को प्रोडक्ट करना है, बस फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम करेंगे तो A11 मिल जाएगा, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम करेंगे A12 मिल जाएगा। तो अब चेक करना है क्या इनका जो सम है
एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए बी, क्या ये हमारे पास K1 K2 आता है? तो यहाँ पर लिखा हमने A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A11 B12 प्लस A12 B22। अब इसमें से कुछ कॉमन लिया, A11 जैसे यहाँ से कॉमन लिया तो बना B11 प्लस B12, और B11 और B12 की जो वैल्यू थी वो K2 थी, वो यहाँ यूज़ कर ली, और प्लस A12 कॉमन लिया तो बना B21 एंड B22, उसकी वैल्यू भी K2 थी तो K2 कॉमन ले लिया, ये बना A11 प्लस A12। और अगर हम देखें ए मैट्रिक्स के हर एक रोज़ का सम हमारे पास K1 था तो यहाँ से K1 पुट कर दिया, तो जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है उसके हर एक रो का सम हमारे पास K1 K2 आ गया, अगर ए मैट्रिक्स के रोज़ का सम K1 था और बी मैट्रिक्स के रोज़ का सम K2 था। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है, इन दो तीन रिजल्ट पर बेस्ड हमने जो लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं वो इसी पर बेस्ड है। लेट ए बी एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ द ईच रो इज के, कि अगर ए कोई एन क्रॉस एन की कॉम्प्लेक्स, चाहे तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन हो, चाहे रियल मैट्रिक्स गिवन हो, इंटीजर मैट्रिक्स हो, ये सभी के लिए होल्ड होता है। हम बड़े मतलब सेट पर काम कर रहे हैं तो छोटों के लिए होल्ड होगा। एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, कि उसके हर एक रो का सम है ना वो क्या हो रहा है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए स्केयर, अगर ए स्केयर के रोज का सम निकाल लेंगे तो वो के स्केयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर अभी ए बी किया था तो उनका K1 इंटू K2 हो रहा था, तो अगर बी को मैं ए से रिप्लेस कर दूंगी तो यहाँ से के स्केयर आ जाएगा। यही किया है, बी इज इक्वल टू ए करने के बाद K2 K1 के इक्वल ले लिए तो हमारा रिजल्ट होल्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज के, देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए की पावर m इज के की पावर m, कि अगर हम ए मैट्रिक्स की पावर करेंगे तो जो हमारा नंबर है उसकी भी पावर बढ़ती जाएगी। तो अगर ए कोई भी एन क्रॉस एन की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो के है, तो ए की जितनी मर्जी पावर कर लो के की भी उतनी ही पावर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ each row of A is K1 and sum of elements of each row of B is K2, then the sum of, ये all elements है ना, जो ये all elements की वजह से जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी तो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू K1 K2। जब भी हमें सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना है, ये जो ऑल है ना, ये ऑल वर्ड्स की वजह से n के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स का सम निकालना है तो इसलिए उसके अंदर एक रो में कितने हैं K1 K2 और रोज कितने हैं टोटल n, तो n के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज के, देन द सम ऑफ, अब फिर ऑल एलिमेंट्स आ गया तो n इंटू के की पावर m हो जाएगा, ठीक है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर m इज, ये हमारे पास k की पावर m आ रहा था, अब ऑल पूछा है तो इसलिए कि n के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, की जो मैट्रिक्स है ना वो हमारी कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड कर रही है, देन ए प्लस बी की पावर एन कैन बी एक्सपेंडेड बाय अ बाइनोमियल थ्योरम। अगर हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड होता है, ए बी बी ए के इक्वल होता है, तो हम बाइनोमियल से ओपन कर सकते हैं। तो ए प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो ए एन बी जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी एन माइनस वन ए की पावर वन बी की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन ए की पावर जीरो इंटू बी की पावर एन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो, कि अगर ए बी बी ए जीरो के इक्वल है, देन हमारे पास जो बाइनोमियल ओपन है अगर हम उसमें देखें तो यहाँ पर हम हर जगह पुट करते जाएंगे ये चीज़, ए बी जीरो बी ए जीरो ए बी जीरो, तो हमारे पास जो ए प्लस बी की पावर एन है वो इक्वल हो जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है इफ ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, देन द रोज ऑफ ए बी इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी एंड कॉलम्स ऑफ ए बी आर द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अगर ए हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और b n क्रॉस p की मैट्रिक्स है,
तो हमारे पास जो ए बी आएगा वो कुछ एम क्रॉस पी टाइप का होगा। तो जो नंबर ऑफ लीनियर ए बी आर द लीनियर रोज, जो ए बी के रोज हैं ये हो गए एम रोज, वो लीनियर कम्बिनेशन होंगे रोज ऑफ बी के। जो इसके अगर हम रोज देखें तो वो एन है, तो ये जो एम रोज होंगे हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन होंगे बी के रोज के। और जो कॉलम्स हैं ए बी के वो हमारे पास पी हैं, तो जो हमारे पास पी कॉलम्स हैं वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाएंगे कॉलम्स ऑफ ए पे। ये नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, वहाँ पर हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर प्रूफ दे नहीं रखा और यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम वहाँ प्रूफ करेंगे इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, इसको हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।